साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। साथियों, भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित अपन बात कर रहे थे और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है उपराष्ट्रपति। किसके बारे में बात करने वाले हैं? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित सारी बातें अपन कर चुके थे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या रहेगी, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, उनको हटाने से संबंधित। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है उपराष्ट्रपति। किसके बारे में बात करेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए साथियों, उपराष्ट्रपति के नाम पर उपराष्ट्रपति के कोई कार्य भारत में नहीं है, ये आप लोगों को भली भांति जानकारी होगी। लेकिन उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उनको लेकर क्या क्या प्रावधान है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल उपराष्ट्रपति पद से संबंधित हैं, वो आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। देखिए साथियों, भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करें, भारतीय संविधान के कौन से भाग की बात करें? भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? भाग 5 में। और ये जो उपराष्ट्रपति की अवधारणा है, ये जो उपराष्ट्रपति की अवधारणा है, ये अपने कौन से देश से ली गई? तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन से देश से ली गई? अमेरिका से ली गई। कौन से देश से ली गई? अमेरिका से ली गई। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल कौन से में लिखा गया है? आर्टिकल 63 में। जैसे अपने राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 52 देखा था और आर्टिकल 52 में प्रावधान था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 में ही बस एक ही लाइन लिखी गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 की बात करें साथियों, आर्टिकल 64 में लिखा है कि ये जो उपराष्ट्रपति होगा, ये जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, कौन सी सभा का? राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 64 में। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मैंने कहा उपराष्ट्रपति के नाम पर भारत में उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं है। और उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। आपसे यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या क्या कार्य हैं, वो तो एक अलग आर्टिकल आएगा, कौन सा? 89। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, ये कौन सा आर्टिकल है? 64। नेक्स्ट मैं बात करूं आर्टिकल 65 की, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो उपराष्ट्रपति है, ये जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, के रूप में कार्य। आप सभी को पता है कि भारत में जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जैसे मैं बात करूं 1969 में जाकिर हुसैन साहब की जब राष्ट्रपति पद से देहांत हो गया था तो वीवी गिरी उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे और वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वैसे भी मैं बात करूं दूसरे समय की तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो 1977 में भारत के राष्ट्रपति थे और 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद का देहांत हो गया, तो उस समय बीडी जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 65 में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जरा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान भाग 5 में है। इनकी अवधारणा कहाँ से ली? अपने अमेरिका से ली गई। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कौन से आर्टिकल में? 64। एक मैंने शब्द लिखा है पदेन। कौन सा शब्द लिखा है? पदेन। अपने को जाना ही पदेन का मतलब क्या होता है। पदेन का मतलब होगा कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन क्या होगा? पदेन। पदेन का मतलब एक पद धारण करते ही दूसरा पद उसे अपने आप क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही भारत का कोई उपराष्ट्रपति बनेगा, राज्यसभा का सभापति वो अपने आप ही हो जाएगा। उनके लिए अलग से कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा आर्टिकल मैंने लिखा, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए।
नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ध्यान में रखना साथियों, आर्टिकल 66। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखना है? 66। और ये उपराष्ट्रपति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की पद से संबंधित योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या रहेगी, इनके साथ ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहेगी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इनका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 66 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है साथियों 67। और आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ ही आर्टिकल 67 में ही आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है ये कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 67 में किया गया। एक आर्टिकल और आप ध्यान में रख सकते हैं और वो आर्टिकल है 69। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 69 में है। ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो कुल मिलाकर 6 आर्टिकल आपको उपराष्ट्रपति किसे संबंधित ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहले मैंने 3 आपके सामने रखे हैं। आर्टिकल 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की प्रक्रिया। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब अपन बात करेंगे योग्यता के संदर्भ में, फिर इनके निर्वाचक मंडल में निर्वाचन की प्रक्रिया, शपथ और हटाने की प्रक्रिया, ये सब अपन जानने वाले हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होती है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहले इसमें योग्यता लिखी गई है भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का नागरिक हो ये लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा, भारत का मूल नागरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि अपने राष्ट्रपति में भी बात की थी, मूल रूप से भारतीय होना आवश्यक नहीं है। केवल भारत की क्या होनी चाहिए? नागरिकता होनी चाहिए। केवल भारत की क्या होनी चाहिए? नागरिकता होनी चाहिए। जन्मजात भारतीय होना आवश्यक नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी योग्यता लिख रखी है वो है उम्र से संबंधित, और आयु इसमें कितनी है? 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। आयु कितनी? 35 वर्ष क्या कर ली हो? पूर्ण कर ली हो। तीसरी योग्यता लिखी गई है किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। और नंबर 4 योग्यता लिखी रही है इसमें कि राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी क्या होनी चाहिए? योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी क्या हो? योग्यता हो। 4 योग्यताओं के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान में रखना। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। तीसरी, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। अब देखिए, इसी आर्टिकल 66 में लाभ के पद का स्पष्टीकरण दिया गया है। सुनिएगा जरा, स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि राष्ट्रपति, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं संघ एवं राज्य के मंत्री। कौन से मंत्री? संघ एवं राज्य के मंत्री जो हैं ये लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। लाभ के पद पर शामिल नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात स्पष्टीकरण दिया गया है। क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य के मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी व्यक्ति जो हैं राज्यपाल हैं तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
कोई भी व्यक्ति केंद्र या राज्य की मंत्री परिषद में शामिल हैं तो वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इनको त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि ये लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी क्या होनी चाहिए? योग्यता। राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होना चाहिए, न कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। बाकी योग्यताएं वो होगी सारी के सारी जो राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी हो। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, यहां से एक अच्छा प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है, और प्रश्न क्या होगा सुनिएगा जरा। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित कौन सी योग्यता भिन्न है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सी योग्यता भिन्न है? तो आपको राष्ट्रपति जब अपन पढ़े थे तो मैंने कहा राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष पूर्ण की जानी चाहिए, किसी भी लाभ के पद में शामिल नहीं होना चाहिए, और वहां पर मैंने बताई थी, मैंने कहा लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए। जबकि यहां पर क्या लिख रखा है? राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए। बस ये फर्क है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद बात करें साथियों निर्वाचक मंडल की। किसकी बात करें? निर्वाचक मंडल, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। लेकिन निर्वाचक मंडल में बात करने से पूर्व जिस प्रकार राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक पढ़े थे, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी प्रस्तावक और अनुमोदक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखिए जरा, उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए भाई 50 की जगह 20 तो क्या चाहिए? प्रस्तावक, और अनुमोदक भी कितने चाहिए? 20। कुल मिलाकर 40 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, वो प्रस्तावक और अनुमोदक बनेंगे। जबकि जब अपने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था तब मैंने बताया था, मैंने कहा 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 20 प्रस्तावक हैं एवं 20 ही क्या है? अनुमोदक। बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब निर्वाचक मंडल की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, निर्वाचक मंडल में लिखा गया है कि संसद के सभी सदस्य, क्या लिखा गया है? संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और संसद के सभी सदस्यों का मतलब हुआ कि लोकसभा के सभी सदस्य और साथ ही राज्यसभा के सभी सदस्य। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने? 245 सदस्य हैं। कुल कितने हो गए भाई? कुल आपको ध्यान में रखने कितने हो गए? 788। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 788 सांसद भाग लेते हैं, अर्थात 788 संसद के सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न जो हैं संसद के कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अर्थात संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। तो भिन्न कौन से हो गए? मनोनीत सदस्य। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जब अपने पढ़े थे तो निर्वाचक मंडल में मैंने बताया था, मैंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे वो विधानसभा के हैं, भले ही वो विधानसभा के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं और राज्यसभा के हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संसद के सदस्यों के माध्यम में बात करें तो मनोनीत एवं निर्वाचित सभी संसद के सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद साथियों जमानत राशि, किसके बारे में बात करें? जमानत राशि। जमानत राशि, और जमानत राशि कितनी तय कर रखी है? 15,000 रुपये। जमानत राशि कितनी तय कर रखी है? 15,000 रुपये हैं। और ये 15,000 रुपये राशि जब्त कब होगी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी में तो क्या है, कुल वैध मतों का 1/6 मत,
कुल वैध मतों का 1/6 मत, लेकिन यहां पर क्या है, निर्धारित कोटा का 1/6 मत, निर्धारित कोटा का 1/6 मत। और इसका सूत्र क्या है, यानी कुल कितने वैध वोट पड़े। देखिए जरा इसके बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव की बजाय अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इसमें 788 जो सांसद के हैं वो भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं, 788 संसद के सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से कि जमानत राशि जब्त कब होगी, तो आपको ध्यान में रखना है। जमानत राशि के संदर्भ में आपको एक नया कंसेप्ट आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, और वो कंसेप्ट क्या है, सुनिएगा जरा। यहां पर कुल वैध मत के बारे में बात की गई है, लेकिन कुल वैध मत का मतलब क्या है, देखिए जरा। मैंने कहा कुल कितने सांसद भाग लेते हैं, 788। अब 788 में से ये तो भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, कितने भाग ले सकते हैं, 788। ऐसा हुआ कि भाग लिया कितनों ने, 770 सदस्यों ने, और वैध मत कितने पड़े, तो मैंने कहा 750। कितने पड़े, 750। अब यहां पर जो निर्धारित कोटा होगा उसका सूत्र है कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे 2 + 1। ये कोटा अगर प्राप्त नहीं करेगा, इसकी जो संख्या आएगी इसकी 1/6 मत प्राप्त करना आवश्यक है। ध्यान से रखिएगा साथियों, ये नया कंसेप्ट है बिल्कुल। आपसे इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जमानत राशि जब्त कब होगी, तो आपको ध्यान में रखना है निर्धारित कोटे के 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर, कुल वैध मत का नहीं, निर्धारित कोटे का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात करूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग न लेकर संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं, मतलब मनोनीत भी ले रहे हैं और निर्वाचित भी ले रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बात और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब आर्टिकल 66 लिखा गया था मूल संविधान में, क्या लिखा गया था, मूल संविधान की मैं बात करूं, और आप सभी को पता है मूल संविधान का मतलब है 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल 66 में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न होंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न होंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा क्या होंगे, संपन्न होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, सुनिएगा जरा। मैंने कहा उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों यानी कुल मिलाकर 788 सदस्य भाग लेते हैं। अब इन दोनों संयुक्त बैठक होगी, यहां पर संयुक्त बैठक नहीं, शब्द लिखा गया संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन में अब उपराष्ट्रपति के सामने जो जो उम्मीदवार हैं उनके नाम रखे जाएंगे, और इनके पक्ष और विपक्ष में क्या होगा, मतदान होगा, और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाएगा। अब इनके लिए ऐसा हुआ कि भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए 1952 में। 13 मई 1952 को संसद का गठन हुआ, और इसके बाद में 1952 को जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आई तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबने सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत का क्या बना दिया, उपराष्ट्रपति। यानी 1952 से लगाकर 1957 तक निर्विरोध उपराष्ट्रपति रहे थे कौन, निर्विरोध उपराष्ट्रपति रहे थे कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वापस जब बात आई 1957 में, तो 1957 से लगाकर 1962 तक फिर से निर्विरोध उपराष्ट्रपति बन गए कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई किनकी, संयुक्त बैठक की, संयुक्त अधिवेशन की। मैं अलग अलग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त बैठक अलग है और संयुक्त अधिवेशन अलग है। संयुक्त बैठक तो जब अपने आर्टिकल 108 पढ़ा था उस समय मैंने बात की थी संयुक्त बैठक की, और आर्टिकल 66 में किसकी बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन की। अब नहीं है, अब तो इसको हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 66, और मैंने लिखा है मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है
संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न करवाए जाएंगे। और संयुक्त अधिवेशन का मतलब है संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं और इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो जो उम्मीदवार होंगे वो खड़े हो जाएंगे और उसके बाद में उसका चुनाव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि भारत में 2 उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए और इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तीसरी बार जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आई तो उससे पहले संविधान में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। और कौन सा, 11वां संविधान संशोधन किया। ध्यान में रखिएगा जरा, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 11वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 11वां संविधान संशोधन किया गया। और 11वां संविधान संशोधन आपके हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और इस आर्टिकल 66 में अमेंडमेंट करके ये जो संयुक्त अधिवेशन शब्द था, कौन सा, इस संयुक्त अधिवेशन शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। संयुक्त अधिवेशन शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, सुनिएगा जरा। पहला क्वेश्चन होगा, मूल संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव की क्या व्यवस्था थी। तो मूल संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान था और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन नहीं है, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है आर्टिकल 66 में था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, क्योंकि 11वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, इसे बोलते हैं नए प्रकार से पढ़ना। मतलब आजकल यहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक, सामान्यतः अपन क्या मान लेते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं कि संयुक्त बैठक और संयुक्त अधिवेशन एक ही है। और कबाड़ा तो तब कर दिया जब मार्केट में आई जो गाइडें हैं इनमें भी एक ही मान लिया गया, जबकि दोनों अलग अलग हैं। संयुक्त बैठक शब्द अलग उल्लेखित किया गया आर्टिकल 108 में, और संयुक्त अधिवेशन शब्द आर्टिकल 66 में था, लेकिन अब आर्टिकल 66 में नहीं है, क्योंकि 11वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा समाप्त कर दिया। अब आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपको पता है कि 11वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा समाप्त किया, इससे पहले 2 उपराष्ट्रपति के चुनाव हो चुके थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक भारत में कितनी बार उपराष्ट्रपति के चुनाव संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न हुए। आपको यह पता है कि 1962 में हटा, तो अपन क्या गलती करके आएंगे, अपन गलती ये करके आएंगे कि जो 2 बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चुनाव हुआ था वो हो सकता है संयुक्त अधिवेशन की वजह से हुआ। तो मैंने इस स्थिति को भी क्लियर किया। मैंने कहा दोनों बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये क्या निर्विरोध भारत के क्या बने, उपराष्ट्रपति बने। इनके लिए चुनाव हुआ ही नहीं। जब चुनाव हुआ ही नहीं तो संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से भी कई बार अच्छा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था नजरुद्दीन अहमद। क्या नाम था, नजरुद्दीन अहमद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नजरुद्दीन अहमद संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका क्या नाम था, नजरुद्दीन अहमद। अहमद साहब ने कहा कि संयुक्त अधिवेशन को उल्लेखित मत कीजिए। उन्होंने संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जब उपराष्ट्रपति से के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया जा रहा था उस समय इन्होंने विरोध किया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया तो संसद के सदस्य है जो हैं वो घर बैठे डाक से क्या भेज देंगे, वोट भेज देंगे, जिससे चुनाव प्रणाली जो है अच्छे ढंग से संपन्न नहीं होगी। इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया। आपके लिए प्रश्न ये हो सकता है कि संविधान सभा में कौन से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्दों को उल्लेखित करने का विरोध किया था। कौन थे, नजरुद्दीन अहमद। तो ध्यान में रखिएगा जरा, क्या कहा था इन्होंने, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्दों का उल्लेख संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया जाए।
संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया जाए। ये कहने वाले कौन थे? नजरुद्दीन अहमद। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके संदर्भ में क्या कहा वो भी सुन लीजिएगा जरा। अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर इस संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्द नहीं लिखे गए तो जो संसद के सदस्य हैं, कौन है? संसद के सदस्य हैं, ये संसद के सदस्य डाक से अपने वोट को दे देंगे और वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हो सकता है किसी कारण से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रासंगिक हो जाए। इसके लिए अपने को संयुक्त अधिवेशन जैसे प्रावधान किए जाने आवश्यक हैं। लेकिन बाद में 11वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1962 में वर्तमान की क्या व्यवस्था है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक संविधान सभा में और सदस्य थे साथियों, जिनका नाम था मोहम्मद ताहिर। क्या नाम था? मोहम्मद ताहिर। और मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की भांति संपन्न करवाए जाए। ये भी क्वेश्चन हाल ही के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा के ऐसे कौन से सदस्य थे जिन्होंने इस बात की मांग की कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की भांति करवाए जाए। तो उनका क्या नाम था? मोहम्मद ताहिर। तो एक तो ये ध्यान में रखना है और दूसरा भीमराव अम्बेडकर। तीसरे व्यक्ति आपको ध्यान में रखने हैं मोहम्मद ताहिर। क्या ध्यान में रखना है? मोहम्मद ताहिर। और मोहम्मद ताहिर साहब ने क्या कहा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव, किनके चुनाव? उपराष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, उपराष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह करवाए जाए। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह करवाए जाए। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह करवाए जाए। इनका कहने का उद्देश्य ये था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार दिया जाए। कौन से? विधानमंडल के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार दिया जाए। ये बात कहने वाले कौन थे? मोहम्मद ताहिर। साथियों, जब आप संविधान सभा की बैठक के संविधान सभा की डिबेट को जब आप देखते हैं, उनकी चर्चा को देखते हैं, तो इस प्रकार की शब्दावली वहां पर स्पष्ट आपको मिलती है। मोहम्मद ताहिर ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही करवाया जाए। यानी जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव में है वो प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संपन्न हो। अर्थात लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, जैसे राष्ट्रपति में, और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के कैसे? निर्वाचित सदस्य। और साथ ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। हालांकि यूनियन टेरिटरी के बाद में अमेंडमेंट किया था 70, उसमें जोड़ा गया। मोहम्मद ताहिर ने कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव भी संपन्न हो और विधानसभा के सदस्यों को भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। ये कहने वाले कौन थे? मोहम्मद ताहिर। इनके संदर्भ में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? अंबेडकर साहब ने इनके संदर्भ में कहा कि राष्ट्रपति जो हैं ये केंद्र एवं राज्य दोनों में कार्य करता है। राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य दोनों में कार्य करता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्य केवल केंद्र के संदर्भ में है। इसलिए विधानसभा के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात किन्होंने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, इनसे संबंधित दो बातें मैंने आपको बताई थी। पहला आपको ध्यान में रखना है, नजरुद्दीन अहमद साहब ने क्या कहा था कि संयुक्त अधिवेशन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया जाए, लेकिन अंबेडकर साहब ने इनको संतुष्ट करते हुए कहा कि वो लोग जो हैं डाक से वोट भेज देंगे, जिससे उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये अप्रासंगिक बन जाएगा। दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर ने कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होते हैं उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव भी संपन्न होने चाहिए। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि राष्ट्रपति जो हैं केंद्र एवं राज्य दोनों के संदर्भ में कार्य करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का खुद का तो कोई कार्य है नहीं और वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा है। इसीलिए इनको विधानसभा के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाए तो ही बेहतर होगा। तो अपने बात की निर्वाचक मंडल के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये भाग लेते हैं, मतलब कौन कौन? संसद के निर्वाचित सदस्य, साथ ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में
उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब मनोनीत भी लेते हैं और निर्वाचित भी लेते हैं। ये बात थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूंगा निर्वाचक प्रक्रिया की, निर्वाचन प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया वही है राष्ट्रपति के समान, प्रक्रिया एक समान है। कौन सी है? एकल संक्रमणीय। कौन सी प्रक्रिया है? एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चुनाव के बाद साथियों होती है शपथ। चुनाव के बाद क्या होती है? शपथ। और शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 69। पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, जब इनके लिए अलग से अनुच्छेद दे रखा है इसका मतलब है इनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा, कोई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की शपथ लेता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। किस में नहीं किया गया है? तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है क्योंकि अलग से आर्टिकल दे रखा है। कौन सा? 69। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने कहा उपराष्ट्रपति को शपथ दिला रहा है कौन? राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? 4 विकल्प देंगे। विकल्प नंबर ए, संविधान की रक्षा। विकल्प नंबर बी, संविधान के प्रति निष्ठा। विकल्प नंबर सी, पद एवं गोपनीयता। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रखना, जब अपने राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने कहा राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति, संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। साथियों, आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हूबहू जो लाइन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की शपथ में उल्लेखित हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में मैंने कहा कि राष्ट्रपति से की शपथ से संबंधित 3 शब्द उल्लेखित किए गए हैं, परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ, साथ ही अपने कर्तव्यों का क्या? श्रद्धा पूर्वक पालन करना। अपने कर्तव्यों का क्या पालन करना? श्रद्धा पूर्वक पालन करने की शपथ लेते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। श्रद्धा पूर्वक क्या करने की? पालन करने की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नई चीज किस क्या इसमें? ये संविधान के प्रति निष्ठा शब्द जो हैं इसको थोड़ा सा गौर करके याद कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जामिनर जो पेपर सेटर हैं आपके साथ धोखा कर सकता है और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में बात होगी, उपराष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में बात होगी। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक पालन करने की शपथ लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों मैं बात करूंगा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। किसके बारे में बात करें? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। आपको पता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से कितने वर्ष हैं? 5 वर्ष। और इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 67 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से कितना है? 5 वर्ष। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को।
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन मैंने जब राष्ट्रपति के त्याग पत्र के संदर्भ में बात की थी तब मैंने कहा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। इनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इनको हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यहां से कई बार अच्छा क्वेश्चन जो है ये पेपर सेटर आपके एग्जाम में दे सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया में पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि महाभियोग जैसे शब्दों का प्रयोग केवल और केवल किन के लिए किया गया है? राष्ट्रपति के लिए किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित महाभियोग जैसे शब्दों का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो उल्लेख है ये आर्टिकल 67 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? 67। अब देखिएगा जरा क्या प्रावधान है इसमें कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, ये प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। ध्यान से देखिए जरा, मैंने कहा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता था। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा और इनके लिए 1/4 सदस्यीय संख्या भी आवश्यक नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। एक एक चीज जो संविधान में लिखी गई है वही अपने काम की है। आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। नहीं, संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जाएगा। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। आप कहेंगे ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? भाई उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को की बजाय राज्यसभा को प्राथमिकता क्यों प्रदान की? तो मैं स्थिति क्लियर कर लेता हूं इसको। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। तो अपने सभापति को हटाने के लिए अधिकार किनको देना आवश्यक समझा? राज्यसभा को। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। इसके लिए 1/4 जो मेंबर हैं इनकी जो हस्ताक्षर या सहमति आवश्यक नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन राज्यसभा में चर्चा से पूर्व, राज्यसभा में चर्चा से पूर्व कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। जब भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की बात चले, जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में जाए, उसके बाद जब राज्यसभा में उसमें चर्चा हो, उससे 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को भी सूचना देनी होगी कि भाई साहब आपको हटाने के लिए क्या लाया जा चुका है? प्रस्ताव लाया जा चुका है। अब तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्यीय संख्या के, राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्यीय संख्या से इस प्रस्ताव को क्या करेगी? पारित करेगी। तात्कालिक सदस्यीय संख्या से प्रस्ताव को क्या करेगी? पारित करेगी। और उसके बाद ये प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा अगर इस प्रस्ताव से सहमत है तो उपराष्ट्रपति को पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र। मैंने शब्द लिखा है तात्कालिक सदस्यीय संख्या। तात्कालिक सदस्यीय संख्या का क्या तात्पर्य है ये भी जानना आवश्यक है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है साथियों। यहां से कई बार है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। चर्चा से 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी होगी और 1/4 सदस्यीय संख्या आवश्यक नहीं है। राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से इस प्रस्ताव को पारित करेगी और लोकसभा ने अगर सहमति प्रदान कर दी तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र। अब बात आई तात्कालिक सदस्य संख्या है क्या? तात्कालिक सदस्य अपन पढ़ते तो कई बार हैं तात्कालिक सदस्य संख्या। तात्कालिक सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। तात्कालिक सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। देखिए जरा, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? प्रति 2 वर्ष पश्चात जो हैं 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। प्रति 2 वर्ष पश्चात
1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं एवं उनके स्थान पर नए सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब देखिए जरा, मैंने कहा राज्यसभा में तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। अब राज्यसभा में वर्तमान कितने हैं, 245, और मान लो अभी जो हैं वर्तमान स्थिति में 15 सीटें खाली हैं और कितने सदस्य हैं, 230, तो बहुमत किसका चाहिए, 230 का, न कि किन का चाहिए, 245 का। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, वर्तमान में 230 हैं, तो 230 का चाहिए। लेकिन एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद इसका कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है, हो सकते हैं कितने, 245। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 230 हैं। कितने हैं, 230 हैं। लेकिन जब इसको उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जब प्रस्ताव लाया गया तो उस दिन उपस्थित कितने हुए थे, उपस्थित मैंने कहा हुए थे आपके 220। कितने हुए थे, 220। फिर जब इनके लिए मतदान हुआ तो मतदान में भाग लिया था 210। अब बताइएगा जरा बहुमत किनका चाहिए, अब बताइएगा जरा बहुमत किनका चाहिए, क्या उपस्थित का बहुमत चाहिए, वर्तमान का बहुमत चाहिए, या फिर मतदान में भाग लेने वालों का चाहिए, या फिर जो आज कितने हैं इनका चाहिए। यहां पर क्या दे रखा है, तात्कालिक सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। और तात्कालिक सदस्य संख्या का मतलब है कि ये भले ही कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में कितने हैं, 245, 230, वर्तमान में कितने, मान लो 230 हैं। उपस्थित कितने हुए, कोई मुद्दा नहीं है। वोट कितने दिए, कोई मुद्दा नहीं है। इनका क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। तात्कालिक सदस्य संख्या का मतलब है कि कितनी सीटें खाली है, उसके बाद वर्तमान में कितने सदस्य है, आए नहीं आए, मतदान करा नहीं करा, कोई मुद्दा नहीं है। तात्कालिक सदस्य संख्या कितनी है, 245 में से 230 एट प्रेजेंट हैं। 15 किसी न किसी कारण से या तो मृत्यु हो गई, या उनका कार्यकाल पूरा हो गया, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ये हो सकता है। या मैं बात करूं, मैंने कहा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, 245 सदस्य और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी लगभग 80 सदस्य जो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त। 80 सदस्य सेवानिवृत्त हैं, पीछे कितने बच गए, 165। तो अब बहुमत किनका चाहिए, 165 का बहुमत चाहिए। किनका बहुमत चाहिए, 165 का बहुमत चाहिए। तात्कालिक सदस्य की संख्या कितनी है, उनका बहुमत चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद लोकसभा में, तो लोकसभा में जितने सदस्य आज आए हैं उनका क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। यानी लोकसभा की सहमति के बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की बात मानते ही मानते हैं, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही उसे पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। या अपन यूं कहें, जैसे ही लोकसभा सहमत होगी उनको पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय, किनके समय, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय लोकसभा भंग हो, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय लोकसभा क्या हो, भंग हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय अगर लोकसभा भंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट कौन दे देगी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और राज्यसभा उसमें क्या लेगी, भाग लेगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव को टाला नहीं जा सकता, उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी टाला नहीं जा सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी क्या हो जाए, कोई विवाद हो जाए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो आर्टिकल 71 में ये प्रावधान किया गया है कि इसकी सुनवाई का अधिकार, इसकी सुनवाई का जो अधिकार है, इनकी सुनवाई का अधिकार जो है ये किनको प्राप्त होगा, इनकी सुनवाई का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होगा। किनको प्राप्त होगा, सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन याचिका दायर कौन कर सकता है, ये पूछ लिया तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मान लो किसी प्रकार का विवाद है, तो इसमें याचिका दायर कौन करेगा। क्या भारत के किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? नहीं।
या तो इसमें याचिका जो दायर करेगा, या तो इसमें याचिका दायर करेगा कौन, जो उम्मीदवार हैं। कौन करेगा, जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है, जो क्या है, उपराष्ट्रपति का क्या है, उम्मीदवार है। उपराष्ट्रपति का क्या है, उम्मीदवार हैं, या फिर जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और ऐसे भी कम से कम कितने सदस्य, 10 सदस्य होने चाहिए, तभी आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। या तो उम्मीदवार स्वयं जाएगा, या अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य जा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 सदस्य संख्या होनी चाहिए। यह भी बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, आर्टिकल 71 में प्रावधान किया गया है। और यह भी प्रावधान है कि अगर लोकसभा भंग है, कोई दिक्कत नहीं है, उपराष्ट्रपति का चुनाव तय समय पर होगा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग लेकर उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जब लोकसभा का गठन हो जाएगा उसके बाद लोकसभा की सहमति लेनी पड़ेगी? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, लोकसभा की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, जहां से आपके हटाने की प्रक्रिया एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात करें तो साथियों, उपराष्ट्रपति के 2 कार्य हैं। उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं? 2 कार्य हैं। पहला कार्य तो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, राज्यसभा के सभापति। दूसरा है कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरा कौन सा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 65 में है। और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का कैसा? पदेन सभापति होगा। इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 64 में है। तीसरा आर्टिकल आपको 89 ध्यान में रखना है। और 89 में राज्यसभा के सभापति के क्या कार्य होंगे? राज्यसभा के सभापति के कार्य क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति के कार्य क्या होंगे? इनका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? 89 में। और राज्यसभा के सभापति का कार्य क्या होता है? हम सबको पता है कि राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करना, अगर राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल कर रहा है उसके संबंध में निर्णय करना, राज्यसभा की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करना, सत्रावसान और अपन कह सकते हैं आउट करने का काम तो किनका है? राष्ट्रपति को। कार्रवाई को स्थगित करना, राज्यसभा के सदस्यों को बैठने के लिए स्थानों का आवंटन करना, किसी भी प्रकार का बिल आया है, किसी प्रकार का कोई विधेयक है तो सामान्य परिस्थितियों में तो वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर मत बराबर हो जाए तो फिर निर्णायक वोट दे सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, और उपराष्ट्रपति क्या कार्य करता है? और उपराष्ट्रपति क्या कार्य करता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर राष्ट्रपति, अगर भारत का राष्ट्रपति क्या है? बीमार है, अगर भारत का राष्ट्रपति क्या है? बीमार है, या अगर भारत का राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है, क्या है? अनुपस्थित है, उस स्थिति में, इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पूरा करना, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को करना। और राष्ट्रपति के कर्तव्यों के करने को क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसको कंसेप्ट क्लियर रखना है। अगर राष्ट्रपति बीमार है, अगर राष्ट्रपति क्या है? अनुपस्थित हैं, अगर राष्ट्रपति क्या है? बीमार हैं, या राष्ट्रपति क्या है? अनुपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति जो हैं इनके कर्तव्यों को करेगा, यहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। एग्जाम्पल सुनिएगा। जब भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लगाकर 1987 तक भारत के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह एक बार ऑपरेशन के लिए, अपने इलाज के लिए कहां चले गए थे? अमेरिका। कहां चले गए थे? अमेरिका। और उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उपराष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किन के रूप में कार्य किया?
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा किया, राष्ट्रपति के कार्यों को किया, तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से भी कई बार अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न किस प्रकार का होगा, सुनिएगा जरा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर बीमार हैं, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हैं, तो इनके कार्यों को उपराष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किया जाएगा। वो होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। विकल्प नंबर डी होगा राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा करने के रूप में। सी उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। जब तक राष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं दे दे, जब तक राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जाए, जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हो, जब तक राष्ट्रपति की मृत्यु नहीं हो जाए, तब तक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर राष्ट्रपति बीमार है, कोमा में है, 20 दिन से कोमा में है, 6 महीने से कोमा में है, 2 साल से कोमा में है, लेकिन त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो उपराष्ट्रपति कार्य तो करेगा, लेकिन किसके रूप में, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा करेगा। उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है कि ऐसा कर्तव्य जो है किन्होंने पूरा किया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक बार भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। कब, जब 1969 में जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वीवी गिरी ने क्या दे दिया था, त्यागपत्र, क्योंकि वीवी गिरी स्वयं जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं घटनाओं को जोड़कर आप पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, बेहतर होगा। एक बात मैं करूंगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन, विकल्प नंबर ए आपको दे दे 4 लाख, बी विकल्प दे दे 5 लाख, सी विकल्प दे दे 4.5 लाख या 25 लाख, और डी दे दे उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। विकल्प नंबर ए मैंने आपके सामने रखा है 4 लाख, बी मैंने रखा है 5 लाख, सी रखा है 4.25 और डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखिए जरा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, कोई वेतन नहीं। आप कहेंगे क्या उपराष्ट्रपति फ्री में काम करेगा? नहीं, उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलेगा ये किसके रूप में मिलेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। और अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे वेतन भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। अगर कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में कर रहा है तो वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में। और अगर कार्य कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर रहा है, किसके रूप में कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर रहा है, तो वेतन भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। और प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक व्यक्ति और आप लोगों को ध्यान में रखना है, हामिद अंसारी। क्या ध्यान में रखना है? हामिद अंसारी। और हामिद अंसारी और दूसरे कौन? एक तो हामिद अंसारी और दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोनों ही भारत के 2 बार क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। तो पहले तो कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोनों बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हामिद अंसारी जो हैं ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। और वेंकैया नायडू ही भारत के क्या है? राज्यसभा के सभापति हैं। एक बार मैं पूरी इस कहानी को रिपीट कर देता हूं उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक को, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।
साथियों छोटा सा टॉपिक है, उपराष्ट्रपति के नाम पर उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा प्रावधान इसमें नहीं कर रखे हैं। पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 63 में उल्लेख है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में? 63 में। आर्टिकल 64 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात राज्यसभा का अलग से कोई सभापति नहीं होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तीसरा दे रखा है आर्टिकल 65 में कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब भारत में राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। भाई राष्ट्रपति का पद रिक्त, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए, तो जो उपराष्ट्रपति हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वेतन भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा और इनको राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी लेनी होगी, लेकिन 6 माह तक ही कर सकेगा, क्योंकि 6 माह में चुनाव करवाना क्या है? आवश्यक है। किनके? राष्ट्रपति के। और बाकी अन्य जो हैं पूरे 5 साल तक क्या कार्य करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो जब तक राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलेगा। इसके बाद योग्यता में आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, भाग कौन कौन लेंगे चुनाव में? तो भाग लेंगे संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित भी भाग ले सकते हैं और मनोनीत भी भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए, जमानत राशि कितनी चाहिए? 15,000, और निर्धारित कोटे का 1/6 प्राप्त करना आवश्यक होगी। चुनाव की प्रणाली है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। शपथ होगी, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। शपथ का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 69। किसकी शपथ लेगा? संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की। एक शब्द और थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई जगह आपको शपथ की जगह या तो मिलेगा शपथ, और शपथ की जगह या साथियों एक शब्द मिल सकता है प्रतिज्ञान। कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना है, या तो शब्द मिलेगा शपथ और या शब्द कौन सा मिलेगा? प्रतिज्ञान। तो शपथ और प्रतिज्ञान में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा जानना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। शपथ किसको कहते हैं, प्रतिज्ञान अलग अलग क्यों है? देखिए, भारतीय संविधान में ईश्वर शब्द जो हैं ये केवल शपथ से संबंधित उल्लेखित हैं। बाकी प्रस्तावना में जोड़ने की मांग तो उठी थी, लेकिन प्रस्तावना में ईश्वर शब्द उल्लेखित नहीं किया गया। अगर कोई भी उम्मीदवार जो निर्वाचित होता है और वो अगर शपथ के रूप में ईश्वर नाम लेता है, ईश्वर अपना भगवान कोई भी हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, राम हो सकता है, जो भी ईश्वर लेता तभी तो उसको शपथ कहेंगे, और ईश्वर शब्द काम में नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञान कहेंगे। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति की प्रतिज्ञान का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 69 में। दोनों एक ही हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कोई जीतने के बाद ईश्वर शब्द नाम में लेगा तो शपथ कहलाएगी, और ईश्वर काम में नहीं ले रहा है क्या कहलाएगी? प्रतिज्ञान कहलाएगी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में नहीं है। शपथ कौन दिलेगा? राष्ट्रपति। किसकी शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष कब से? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देगा? राष्ट्रपति को देगा। फिर आपको ध्यान में रखना है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है? 67 में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। इसके लिए 1/4 सदस्य संख्या की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत और लोकसभा जैसे ही सहमत होगी, उपराष्ट्रपति को पद से हटावा मान लिया जाएगा। अब तक भारत में एक बार भी किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और 2 ऐसे व्यक्ति हुए जो भारत में 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। पहले कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे कौन? हामिद अंसारी। एक बात और ध्यान में रखनी है, पहले मूल संविधान में आर्टिकल 66 में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति को संसद की संयुक्त अधिवेशन के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन शब्द हटा दिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। संयुक्त अधिवेशन हटाया गया कब? 1962 में। फिर आप कहेंगे क्या इससे पहले के चुनाव में संयुक्त अधिवेशन से के द्वारा चुने गए? नहीं, क्योंकि पहले 2 बार जब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने तो दोनों बार ही वो निर्विरोध निर्वाचित हुए, इसीलिए चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा सा टॉपिक था। बाकी उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या कार्य रहेंगे, आर्टिकल 89 में क्या प्रावधान है, इसको अपन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे राज्यसभा उस समय। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।